ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के आज के टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम ऑटोमेटा के मुतालिक बात करेंगे। इससे पहले जो स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स पढ़ चुके हैं उनको इन चीज़ों का पता होगा। ऑटोमेटा क्या होता है? ऑटोमेटा हमारे पास ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो कि उन एप्लीकेशंस को या उन मशीन्स को मॉडल करने के काम आते हैं जिनमें के सिस्टम की स्टेट्स जो हैं वो यूज़र की इनपुट के साथ चेंज होती रहती हैं। यानी सिस्टम जो था वो किसी एक स्टेट में था और यूजर ने कोई इनपुट दी, उसके बाद सिस्टम किसी दूसरी स्टेट पे चला गया। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहां पे हमारे पास जो एलिवेटर्स लगी हुई होती हैं। आप सपोज कर लें कि ये जो एक एलिवेटर है वो ग्राउंड फ्लोर पे स्टेशनरी स्टेट में है। अब फर्स्ट फ्लोर पे हम ये सपोज करते हैं कि किसी यूजर ने उसका वेट का बटन प्रेस किया। तो ये जो एलिवेटर है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे स्टेशनरी स्टेट पे थी, ये यहाँ से अब ये मूविंग स्टेट में चली गई और जब फर्स्ट फ्लोर आएगा तो ये दोबारा से स्टेशनरी स्टेट में चली जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे सिस्टम की स्टेट जो है वो यूजर की इनपुट के साथ चेंज हो रही है। तो इन तमाम सिस्टम्स को मॉडल करने के लिए हम ऑटोमेटा को यूज करते हैं। अब ऑटोमेटा के अंदर फर्दर कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक जो डेफिनेशन हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज उसमें हमारे पास आती है वो आती है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज बेसिकली डिफाइन करती है वो सेट ऑफ कंडीशंस के जिनको के इम्पोज करते हुए आप मुख्तलिफ अल्फाबेट से वर्ड्स बनाएं। यानी आपके पास कुछ सेट ऑफ अल्फाबेट्स होंगे, उनसे आप वर्ड्स बनाएंगे। लेकिन इन अल्फाबेट से वो वर्ड्स कैसे बनाए जाएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशंस। यानी वो जो कंडीशंस हैं उनको आपको फुलफिल करना होगा, उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए आप उन अल्फाबेट से उन वर्ड्स को ड्राइव करेंगे। और ये जो लैंग्वेज होती है ये उन तमाम वर्ड्स को उन वर्ड्स के सेट पर मुश्तमिल होती है। लैंग्वेज कंप्राइजेज ऑफ द वर्ड्स और वो वर्ड्स जो होते हैं वो अल्फाबेट से बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस। सपोज हमारे पास एक सिंपल लैंग्वेज है जिसको कि हमने एल से रिप्रेजेंट किया। अब इसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है कि इसके अंदर जो वर्ड्स होने चाहिए उनकी लेंथ ऑड होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास जो अल्फाबेट सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही अल्फाबेट है ए के नाम से। ये हमारे पास सिग्मा का सिंबल है। इस सिंबल को हम यूज करते हैं टू डिफाइन द सेट ऑफ अल्फाबेट्स जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर होते हैं। अब कंस्ट्रेंट क्या है? ऑड लेंथ। तो इस अल्फाबेट से जितने भी वर्ड्स बनेंगे उन तमाम की लेंथ जो है वो ऑड होगी। यहाँ पे लेंथ कितनी है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 एंड अप टू सो ऑन। तो लैंग्वेज क्या हुई? लैंग्वेज हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं और ये वर्ड्स कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं? अल्फाबेट से ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। फिर हमारे पास एक चीज आती है क्लीन स्टार क्लोजर। क्लीन स्टार क्लोजर क्या होता है? देखिए, जब भी आप अल्फाबेट से वर्ड्स बनाएंगे तो वो जो हमारे पास लैंग्वेज बनेगी जिसके अंदर वो तमाम वर्ड्स मौजूद होंगे उनके अंदर एक नल स्ट्रिंग भी इंक्लूड होगी। इसको हम कहते हैं क्लीन स्टार क्लोजर। सो द क्लीन स्टार क्लोजर इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स जिसके अंदर हमारे पास उस लैंग्वेज की तमाम स्ट्रिंग्स होंगी इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग। सपोज हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसका अल्फाबेट सेट जो है उसके अंदर हमारे पास एक ही अल्फाबेट है एक्स। अब इससे जो लैंग्वेज बन रही है उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स शामिल हैं, लेकिन इसमें चूंकि क्लोजर है क्लीन स्टार क्लोजर तो नल स्ट्रिंग भी शामिल होगी। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सिंबल से, सिग्मा, और इसके ऊपर स्टेरिक लगाया जाता है। ठीक हो गया जी। अब सपोज करें हमारे पास एक और अल्फाबेट सेट है जिसमें हमारे पास दो अल्फाबेट्स 0 और 1। तो इससे जो हमारे पास क्लीन स्टार क्लोजर बनेगा उसके अंदर तमाम वो वर्ड्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। अब हमने क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं डिफाइन किए तो तमाम के तमाम वर्ड्स आ गए और साथ नल स्ट्रिंग भी आ गई। एक चीज आप नोट कीजिएगा कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो हर अल्फाबेट की एक ही करेक्टर हो या एक ही सिंबल हो। एक अल्फाबेट के अंदर हमारे पास मल्टीपल सिंबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि ये हमारे पास 3 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन ये 3 अल्फाबेट्स नहीं है, ये अकेला एक ही अल्फाबेट है। हाँ, इसके अंदर सिंबल्स 3 है। एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है और एक ये सिंबल है।
तो अब जब इससे स्ट्रिंग्स बनाई जाएंगी तो ये जो डबल ए बी है इसको एज वन अल्फाबेट काउंट किया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है 1, और यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है 2। क्यों? क्योंकि एक ये अल्फाबेट हो गया और दूसरा हमारे पास ये अल्फाबेट हो गया, और 2 लेंथ आ गई इसकी। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी भी 2 होगी, एक ये और दूसरी ये सी वाली। ठीक हो गया जी। तो ये चीज हमारे पास कहलाती है क्लीन स्टार क्लोजर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन जो होता है वो क्लीन स्टार क्लोजर से ही मिलता जुलता होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसके अंदर नल स्ट्रिंग जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक हो गया जी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? हमारे पास जो सिग्मा का सिंबल है उसके ऊपर हम प्लस ऑपरेटर लगाते हैं। क्लीन स्टार क्लोजर में क्या था? हमने स्टेरिक लगाया था। यहाँ पे स्टेरिक नहीं लगाना, यहाँ पे आप प्लस ऑपरेटर लगाएंगे। तो सपोज हमारे पास एक अल्फाबेट सेट है 0 और 1 का, तो उससे जो हमने लैंग्वेज डिफाइन की है उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन नल स्ट्रिंग शामिल नहीं है। अगर ये क्लीन स्टार क्लोजर होता तो यहाँ पे नल स्ट्रिंग को भी हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो हमारे पास क्लीन स्टार क्लोजर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे पास एक करेक्टर है ए, तो इसका क्लीन स्टार क्लोजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके ऊपर एक स्टैटिक पावर में एक स्टैटिक लगा देंगे, और जो एक हमारे पास फर्ज कर ले कि एक अल्फाबेट है बी, इसका प्लस ऑपरेशन हम कैसे शो करेंगे? प्लस ऑपरेटर, हम उसके पावर में एक प्लस का ऑपरेटर लगा देंगे। तो ये जो ए स्टैटिक या बी प्लस है, ये क्या चीजें हैं? ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन है। क्यों रेगुलर एक्सप्रेशन है? देखिए, जब हमने कहा कि ए स्टैटिक, तो ए स्टैटिक क्या कर रहा है? ये पूरी आपकी एक लैंग्वेज डिफाइन कर रहा है। आपको बता रहा है कि एक लैंग्वेज होगी, उसके अंदर नल स्ट्रिंग होगी, एक सिंगल करेक्टर होगा, मतलब एक वर्ड होगा जिसके अंदर एक ही अल्फाबेट है, फिर उसकी डबल वो रिप्रेजेंटेशन है, ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह जब हमने बी प्लस की बात की तो ये भी पूरी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एस्टेरिक और बी प्लस ये तमाम के तमाम क्या हैं? रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक लैंग्वेज है L1 और एक लैंग्वेज है L2। क्योंकि इसके अंदर हमने नल स्ट्रिंग को भी शामिल की है, तो L1 जो है उसको हम, और इसके अंदर अल्फाबेट जो है वो एक ही अल्फाबेट है, तो इसको हम ए क्लीन स्टार यानी ए स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको ए प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ए स्टेरिक भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ए प्लस भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि एक लैंग्वेज के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, हर अल्फाबेट जो होता है वो इटसेल्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। न सिर्फ वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, बल्कि इवन के जो नल स्ट्रिंग है वो इटसेल्फ वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्फाबेट सेट है ए कॉमा बी। अब ए जो है ये इटसेल्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इस तरह बी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, और अगर हम इनको मिला दें, मैं ए प्लस बी कर देता हूँ। बाय द वे ए प्लस बी का क्या मतलब है कि यहाँ ए या बी दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, तो ए प्लस बी जो है ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसी तरह अगर मैं ए और बी कर दूं तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। तो सपोज अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 और R2, तो R1 भी हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ। अगर हम इनको कंकैटिनेट कर दें तो R1 R2 ये भी हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। सपोज मैं कहता हूँ आर एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास था a प्लस बी, और दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास था डबल a प्लस डबल बी। तो जब मैंने इनको कंकैटिनेट किया तो ये हमारे पास क्या बन गया? a प्लस बी और डबल a प्लस डबल बी। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इनको प्लस करें, यानी R1 प्लस R2, ये भी हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और अगर इनमें से किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर आप क्लीन स्टार ले लें तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के आज के टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। हम ऑटोमेटा के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसमें लास्ट चीज जो हमने डिस्कस की थी वो थी रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस की एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये हमारे पास पहला रेगुलर एक्सप्रेशन है। एक बात ध्यान में रखिएगा
कि किसी भी लैंग्वेज को किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उस रेगुलर एक्सप्रेशन में जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही होंगी वो उस लैंग्वेज में एक्सेप्ट हो रही होंगी, और जो जिन स्ट्रिंग्स को वो रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट कर रहा होगा वो उस लैंग्वेज में शामिल नहीं होंगी। तो अब हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? ए से हो रहा है, और एंड किससे हो रहा है? वो भी ए से हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी ए है और एंड में भी ए है। अब दरमियान में हमने देखना है कि इसमें क्या है। अब अगर दरमियान में आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्लीन स्टार क्लोजर है, मतलब इसकी कोई ऑकरेंस भी नहीं हो सकती, और एज मैनी मैक्सिमम एक से ज्यादा ऑकरेंसेस भी हो सकती हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं एक ऑकरेंस की बात करते हैं। तो उसमें फिर आप देखें कि हमारे पास दरमियान में प्लस ऑपरेटर है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि एक आइट्रेशन के अंदर या आप एक सिलेक्ट करेंगे या बी सिलेक्ट करेंगे, एक अल्फाबेट सिलेक्ट होगा एट वन टाइम। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उससे जो हमारी स्ट्रिंग बनी वो कौन सी होगी? ट्रिपल ए। फिर हम ये करते हैं कि पहले ए की आइट्रेशन रखते हैं और ए की बजाय हम बी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस क्लोजर की मदद से आप इसको एज मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब वन टाइम, टू टाइम, अप टू एन टाइम। मैं सपोज इसको 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग तो हमारी ए से हुई। अब अगर हम इसको 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं, सपोज फर्स्ट टाइम मैं ए सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड टाइम मैं बी सिलेक्ट करता हूँ, थर्ड टाइम मैं फिर बी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फोर्थ टाइम मैं ए सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमारी स्ट्रिंग क्या बन गई? डबल ए, डबल बी, डबल ए। इसके अंदर अब पैटर्न क्या है? मतलब कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये किन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है और किन को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी ए के ऊपर ही हो। अगर कोई स्ट्रिंग ए से स्टार्ट नहीं होती या ए पे एंड नहीं होती तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो ये है। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है कि इसमें हमारे पास दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, और कोई इसके ऊपर क्लोजर नहीं है, कोई प्लस ऑपरेटर नहीं है। इट मींस कि इसका फर्स्ट पार्ट भी जो है वो वन टाइम एग्जीक्यूट होएगा और सेकंड पार्ट भी जो वो भी वन टाइम एग्जीक्यूट होएगा। और ये जो फर्स्ट पार्ट है जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आप दोबारा उसमें से या आपको ये डबल ए सिलेक्ट करना पड़ेगा या डबल बी सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? और ऑपरेटर है हमारे पास। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हम डबल ए सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ए भी है, तो ये आप साथ लिखेंगे। मैं एक एग्जीक्यूशन दोबारा करता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि बजाय डबल ए को सिलेक्ट करने के मैं डबल बी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ यूं हो गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि एंड किस पे होती हैं? ए बी पे। जिनके एंड पे ए बी आएगा ये उनको एक्सेप्ट करेगा। फिर हमारे पास आता है थर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और खुद से सोचिए कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है थर्ड वाला ये किन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है। चलें अब हम देखते हैं। तो इसके स्टार्ट में हमारे पास कौन सा अल्फाबेट है? बी, और ये हमारे पास प्लस ऑपरेटर है। तो इट मींस कि मिनिमम वन टाइम ये लाजमी आइट्रेशन चलेगी, ये लाजमी एग्जीक्यूट होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मतलब आप इसको एन टाइम्स तक चला सकते हैं, ये आइट्रेशन कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया? ये बी तो एज इट इज सिलेक्ट हुआ, और अब हम सपोज करते हैं कि इसकी एक ही आइट्रेशन है, तो उसमें या आपको डबल ए सिलेक्ट करना पड़ेगा या डबल बी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मैं डबल ए सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं ये करता हूँ कि ये बी लिखता हूँ और साथ डबल बी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको वन टाइम एग्जीक्यूट करने की बजाय इसको मैं टू टाइम्स एग्जीक्यूट करता हूँ। स्टार्टिंग में तो बी आएगा ही आएगा। पहली आइट्रेशन में मैं डबल ए सिलेक्ट करता हूँ और दूसरी आइट्रेशन में मैं डबल बी सिलेक्ट करता हूँ, या आप डबल बी पहले सिलेक्ट कर सकते हैं और डबल ए बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बी हर सूरत में साथ लाजमी आएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये हमारे पास उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि हर सूरत में अल्फाबेट बी से स्टार्ट हो रही है। अगर कोई स्ट्रिंग जो है वो बी से स्टार्ट नहीं हो रही तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसका ये भी मतलब है कि वो स्ट्रिंग्स जो बी से स्टार्ट हो और एंड जो है उनका वो या डबल ए पे हो या डबल बी पे हो। इसका मतलब ये भी है कि अगर एक स्ट्रिंग जो है वो बी से स्टार्ट हो रही है लेकिन डबल ए या डबल बी से एंड नहीं हो रही तो ये एक्सेप्ट
नहीं होगी। अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने कहा कि किसी भी लैंग्वेज को किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह किसी भी लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा होते क्या है? ये हमारे पास वो मॉडल्स होते हैं, या दूसरे लफ्जों में ये वो स्टेट मशीन्स होती हैं जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट्स को मॉडल करती हैं, और ये इस चीज को भी मॉडल करती हैं कि यूजर की इनपुट के साथ सिस्टम जो है वो अपनी स्टेट कैसे कैसे चेंज करता है। इसमें फिर हमारे पास एक इनिशियल स्टेट आ जाती है और एक या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स आ जाती हैं। ये भी हो सकता है कि किसी फाइनाइट ऑटोमेटा में आपके पास कोई भी फाइनल स्टेट ना हो। तो अब कोई भी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट किस वक्त होगी? जब वो अपनी फाइनल स्टेट में पहुंचेगी। इसका मतलब है कि जो वो हमारे पास स्ट्रिंग है या जो यूजर इनपुट है वो वैलिड इनपुट है। उसमें फिर हमारे पास दो तरह के ऑटोमेटा आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और दूसरे को हम क्या कहते हैं? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको हम एक 5 टपल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले तो हमारे पास उसमें सेट ऑफ स्टेट्स आ जाती हैं। ये स्टेट्स जो होती हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं या मॉडल करती हैं सिस्टम की स्टेट को। और फिर हमारे पास आ जाता है सिग्मा। सिग्मा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इनपुट सिंबल्स को, या दूसरे लफ्जों में ये यूजर की इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या है? ट्रांजिशंस मीन कि सिस्टम जो है वो एक अगर स्टेट में है तो जो यूजर ने इनपुट किया उसके बाद जो सिस्टम का दूसरी स्टेट में जाना है इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। एक स्टेट है फॉर एग्जांपल ए, यूजर ने कुछ इनपुट की और सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में चला गया, तो ये क्या हुआ? इसको हम क्या कहेंगे? ये एक ट्रांजिशन हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एलिवेटर की बात की थी, तो वो एलिवेटर जो है वो सपोज हम करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे स्टेशनरी है। अब फर्स्ट फ्लोर पे यूजर ने कॉल का बटन प्रेस किया, तो अब हुआ क्या? वो जो स्टेशनरी स्टेट थी एलिवेटर की उससे वो मूविंग स्टेट में चली गई, और जब फर्स्ट फ्लोर आया तो वो दोबारा स्टेशनरी स्टेट में आ गई। तो ये जो स्टेशनरी स्टेट से मूविंग स्टेट में जाना ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट बाय द यूजर, जो उसने वो बटन प्रेस किया, और दोबारा उसका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर दोबारा मूविंग स्टेट से स्टेशनरी स्टेट में आ जाना, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। और अगर आप नोट करें तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है ये किस बेस पे हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट बाय द यूजर। फिर उसमें हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होती है और हमारे पास फाइनल स्टेट्स होती है, या एक होगी या एक से ज्यादा होंगी, और ये भी हो सकता है कि कोई फाइनाइट स्टेट ना हो। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हम सपोज ये करते हैं कि हमारे पास जो एक सिस्टम है उसके अंदर 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? स्टेट ए के अंदर वो हो सकता है, या स्टेट बी के अंदर हो सकता है, या स्टेट सी के अंदर हो सकता है। और हमारे पास जो अल्फाबेट सेट है जो यहाँ पे यूजर इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर 2 अल्फाबेट्स हैं, 0 एंड 1। और जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है वो कौन सी है? ए स्टेट। और जो हमारे पास फाइनल स्टेट है वो कौन सी है? सी स्टेट। देखिए, हम इनिशियल स्टेट का कंस्ट्रेंट क्यों लगाते हैं? कोई भी जो सिस्टम है जब भी वो स्टार्ट होगा तो वो उसकी कोई ना कोई इनिशियल स्टेट लाजमी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे एफए के अंदर या फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी एक कम अज कम स्टार्ट स्टेट या उसको इनिशियल स्टेट आप कह लें वो लाजमी होनी चाहिए। अब ये हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन टेबल है कि सिस्टम जो है वो किस इनपुट पे किस स्टेट में जाता है। तो अब हमने यहाँ पे ये बता दिया कि जब वो स्टेट ए में है और अगर वहां पे यूजर की तरफ से 0 इनपुट आता है तो वो स्टेट बी में जाएगा। इसी तरह स्टेट ए से अगर यूजर 0 की बजाय 1 इनपुट कर देता है तो वो दोबारा स्टेट ए पे ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि हमारे पास एक लॉग इन था, यूजर ने इनवैलिड लॉग इन कर दिया। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो 1 है ये इनवैलिड लॉग इन को शो कर रहा है। तो अब इस सिस्टम ने किसी दूसरी स्टेट पे नहीं जाना, किसी दूसरे इंटरफेस पे नहीं जाना, दोबारा उसी इंटरफेस के ऊपर आ जाना है। तो ए के ऊपर जब 1 इनपुट हुआ तो दोबारा वो ए पे ही आ गया। फिर हमने कहा कि जो बी स्टेट है, जब सिस्टम इस स्टेट के अंदर होगा तो वहां से अगर यूजर इनपुट 0 करेगा तो वो दोबारा इस स्टेट में चला जाएगा, 1 इनपुट पे वो सी स्टेट में चला जाएगा, और सी से 0 इनपुट पे वो बी स्टेट में जाएगा और 1 इनपुट से वो सी स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो टेबल है ये बेसिकली आपका
आप इसको कह लें कि ये आपके सिस्टम की स्टेट्स को और उसकी चेंजेस जो हो रही हैं विद पैसेज ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट बाय द यूजर, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो सिस्टम की स्टेट्स चेंज हो रही हैं ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसको हम ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? उसमें हमारे पास जो स्टेट होती है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रांजिशन जो है उसको हम एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूजर की इनपुट है उसको इस एरो के ऊपर मेंशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे या 0 इनपुट होगी या इधर 1 इनपुट होगी। जो इनिशियल स्टेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल और उसके स्टार्ट में एक एरो लगा दिया जाता है। अब ये किस चीज को शो कर रही है कि ये इनिशियल स्टेट है। बाज़ औक़ात हम इनिशियल स्टेट के अंदर एक माइनस का सिंबल भी लगा देते हैं, तो ये भी इनिशियल स्टेट को शो करता है। इसी तरह फिर हमारे पास जो फाइनल स्टेट है उसको हम कैसे शो करते हैं? या आप डबल सर्कल लगाते हैं या सिंगल सर्कल और उसके अंदर प्लस का सिंबल लगा दिया जाता है। तो अब हमारी जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा की एग्जांपल है इसको हम ग्राफ की मदद से शो करते हैं। लेट मी इरेज ये। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो स्टार्ट स्टेट है वो हमने क्या कहा था? ए स्टेट है। तो हमने एक स्टेट बना दी ए, और ये हमारी क्या होगी? स्टार्ट स्टेट। ठीक हो गया। उस पर फिर हमने कहा कि जब स्टेट ए थी तो यूजर ने जब 0 इनपुट किया तो वो स्टेट बी में चला गया। अब यहाँ पे आप देखें तो यूजर ने 0 इनपुट किया है तो ये हमारा सिस्टम जो है ये स्टेट बी में चला गया है, और ए के ऊपर अगर यूजर ने 1 इनपुट किया तो वो ए पे ही रहा है। तो ये हम क्या कर देते हैं? इसको एक सेल्फ लूप बना देते हैं और ये 1 के ऊपर आ गया। अब ये क्या शो कर रहा है कि स्टार्ट स्टेट जो है वो कौन सी है? ए है। वहां से 0 इनपुट हुआ तो हम स्टेट बी पे चले गए, और स्टेट ए से अगर 1 इनपुट हुआ तो हम स्टेट ए में ही रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि जब स्टेट बी है हमारे पास, अब स्टेट बी से 0 इनपुट होके हम स्टेट ए में वापस आ जाते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे? कुछ यूं बना देंगे, और स्टेट बी से 1 इनपुट करके आप स्टेट सी में चले जाते हैं। ये स्टेट सी में चले गए हम 1 इनपुट के साथ। फिर स्टेट सी से जब हमने 0 इनपुट की तो हम स्टेट बी में आ गए, तो इसको हम यूं रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये 0 इनपुट के साथ हम स्टेट बी में आ गए और 1 इनपुट के साथ हम स्टेट सी में ही रहे। और स्टेट सी जो है इसको हमने क्या कहा था? ये हमारी फाइनल स्टेट है। मैंने इसको डबल सर्कल कर दिए। तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा को इस तरह ग्राफिक फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि हमारे सिस्टम में कौन सी इनपुट होगी तो सिस्टम किस स्टेट में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने एलिवेटर की बात की थी तो हमने कहा था कि वो ग्राउंड फ्लोर पे स्टेशनरी स्टेट में है। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि वो ए स्टेट है। जब यूजर ने बटन प्रेस किया तो वो स्टेट बी के अंदर चली गई, मूविंग स्टेट। और अगर यूजर ने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही वेट का बटन प्रेस कर दिया तो हम ये सपोज करते हैं कि वो उसकी कोई स्टेट चेंज नहीं होगी, वो उसी स्टेट में रहेगी। तो इस तरीके से आप फाइनाइट ऑटोमेटा के जरिए अपने सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। इसको फाइनाइट क्यों कहते हैं? फाइनाइट इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो फाइनाइट होंगी। डेफिनेटली एक सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट स्टेट्स में तो नहीं जा सकता। और डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी एक इनपुट के अगेंस्ट एक ही हमारे पास पाथ है स्टेट चेंज का। मसलन 0 में हम ए से बी पे आएंगे, 0 में हम ए से ए पे नहीं रहेंगे। इसी तरह जब 1 इनपुट होगी तो हम ए से ए पे रहेंगे, ए से बी में नहीं जाएंगे। यानी एक इनपुट के अगेंस्ट एक ही आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, एक ही पाथ है आपके पास। फिर है हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा है, मतलब कि इसके अंदर भी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है हमारे पास वो फाइनाइट होंगी। और इसको भी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह हम 5 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स आ जाती हैं, फिर उसमें हमारे पास इनपुट सिंबल्स आ जाते हैं, सेट ऑफ ट्रांजिशंस आ जाती हैं, और इनपुट स्टेट होती है, और उसके बाद हमारे पास फाइनल स्टेट आ जाती है। तो इसको भी हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की एक एग्जांपल है। इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? उसी तरह 3 है। इनपुट सिंबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 2, 0 एंड 1। और हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो ए है, और फाइनल स्टेट जो है हमारे पास वो सी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें
तो जब हमारे पास इनिशियल स्टेट ए थी, वहां से 0 इनपुट हुआ, तो अब 0 इनपुट से आप दोबारा स्टेट ए पे भी रह सकती हैं और स्टेट बी पे भी जा सकती हैं। जब हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था, तो वहां हमने क्या कहा था कि जब एक स्टेट पे कोई चीज इनपुट होगी तो वो उसका एक ही पाथ होगा, या वो उसी स्टेट पे, जैसे ए पे हमने 0 इनपुट लिया था तो वो ए पे ही रहा था, जब 1 इनपुट लिया था तो वो बी पे चला गया था। ये नहीं हुआ था कि 0 इनपुट से वो स्टेट ए पे भी जाए और बी पे भी जाए, ऐसा नहीं हुआ था। तो वहां एक ही इनपुट के अगेंस्ट एक स्पेसिफाइड आपकी ट्रांजिशन थी, यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जब 0 इनपुट हुई तो आप स्टेट ए पे भी रह सकती हैं और स्टेट बी पे भी रह सकती हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस इनपुट के अगेंस्ट आपके पास कौन सी ट्रांजिशन जो है वो आप उसको मूव करेंगे, तो इसी वजह से इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास जब स्टेट ए के ऊपर 1 इनपुट हुई तो हम स्टेट बी में चले गए। स्टेट बी से जब हमारे पास 0 इनपुट हुआ तो हम स्टेट ए में आ गए, और 1 इनपुट से आप स्टेट ए में भी जा सकते हैं और सी में भी जा सकते हैं। फिर इसी तरह स्टेट सी से 0 इनपुट पे आप स्टेट बी और सी दोनों में से किसी एक स्टेट पे जा सकते हैं, और हमारे पास जब सी के ऊपर 1 इनपुट होगी तो आप स्टेट सी पे ही रहेंगे। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास कैसे होगा, हम स्टेट ए से स्टार्ट करते हैं, ये हमारी स्टार्ट स्टेट हो गई। उस पे हमने कहा कि जब 0 हमारे पास है तो वो स्टेट ए पे भी रह सकता है और बी पे भी जा सकता है, ये हमारी स्टेट ए है। तो जब हमारे पास 0 इनपुट हुआ तो ये स्टेट ए पे रह गया, और 0 ही इनपुट से ये स्टेट बी पे भी चला गया, और 1 इनपुट से भी ये स्टेट बी में जा रहा है, तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे 1 भी बताएंगे। तो अब अगर आप देखें तो हमने इस ट्रांजिशन को मॉडल कर लिया है। वो कैसे, 0 से हमने कहा कि वो या ए पे रहेगा या बी पे जाएगा, 0 से हमने ए को भी पाथ बना दिया और बी का भी पाथ बना दिया, और 1 से हमने बी का पाथ बना दिया। बी स्टेट में 0 से वो वापस ए पे आ जाएगा, कुछ यूं, यहाँ पे इनपुट क्या थी, 0 इनपुट थी, और फिर 1 इनपुट से भी वो ए पे जा रहा है। ठीक है, तो हमने साथ इसको 1 भी रिप्रेजेंट कर दिया, और 1 इनपुट से वो सी पे भी जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, साथ 1 इनपुट से इसकी स्टेट सी भी बना देंगे। स्टेट सी में 0 इनपुट से वो बी पे भी आएगा और सी पे भी आएगा, तो इसको आपने स्टेट, यहाँ पे 0 इनपुट हुई तो ये स्टेट बी में चला गया, और इस तरह 0 इनपुट से स्टेट सी में भी रह गया, और 1 इनपुट से भी ये स्टेट सी में रह रहा है, तो इसको हमने यूं कर दिया। तो अब ये हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, किसका, इस एग्जाम्पल। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों, क्योंकि अब आपको इसको देख के पता नहीं चल रहा कि जो हमारे पास 0 इनपुट है उससे आपने स्टेट बी में जाना है या स्टेट 0 में जाना है। ये हमारे पास इसकी फाइनल स्टेट है, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई स्ट्रिंग जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा था उसमें तो एक स्पेसिफाइड पाथ था हमारे पास। जरा हम उस स्लाइड पे चलते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट आती है 0 1, ठीक है, तो इनिशियल स्टेट हमारी क्या है, ए है। 0 से हम इस स्टेट पे आ गए और 1 से हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, तो इसका मतलब है 0 1 तो एक्सेप्ट हो रही है। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमारे पास हर इनपुट के अगेंस्ट एक ही पाथ है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 1 है। अब अगर हमारे पास ए जो है वो स्टार्ट स्टेट है, तो 0 से आप स्टेट बी पे भी जा सकते हैं और स्टेट ए पे भी वापस आ सकते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि हम स्टेट ए पे वापस आ जाते हैं। अब 0 से हम दोबारा स्टेट ए में आ गए, फिर 1 इनपुट लेने से हम स्टेट बी पे चले गए। तो अब इसका क्या मतलब है कि 0 1 जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर बजाय इसके कि मैं इस 0 से स्टेट ए पे आने के 0 से मैं स्टेट बी पे चला जाऊं, और वहां से एक 1 इनपुट लेके मैं स्टेट सी पे चला जाऊं, तो अब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो इस स्ट्रिंग के हमारे पास ट्रेवर्सल के दो पाथ थे। एक पाथ जो था वो उस पर ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, यानी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच रही थी। दूसरे पे ये फाइनल स्टेट तक पहुंच रही है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो अब इसका रूल क्या है, रूल ये है कि जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं उसमें हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग होती है
उसके जितने भी ट्रेवर्सल पाथ्स हैं उनमें से कम एक पाथ ऐसा होना चाहिए जो कि किस पे एंड हो, फाइनल स्टेट पे एंड। अगर कोई एक पाथ भी उसका फाइनल स्टेट पे एंड हो जाता है, बाकी बेशक ना हो, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास जब हमने इसको ये वाला पाथ फॉलो किया था तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमने ये वाला पाथ फॉलो किया था तो ये एक्सेप्ट हो रही थी। पहले पाथ में हमारे पास क्या था, ए से हमने 0 इनपुट लिया था तो हम ए पे ही रहे थे, और फिर ए से हमने 1 इनपुट लिया था तो हम बी पे चले गए थे, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। दूसरी दफा जब हमने ए से 0 इनपुट लेके हम इधर स्टेट बी में चले आए और बी से 1 इनपुट लेके हम स्टेट सी में चले आए तो ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई थी। तो मिनिमम 1 ट्रेवर्सल जो है उसको एंड होना चाहिए फाइनल स्टेट के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज। ये स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इन दोनों की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए यानी। अब सपोज करें हमारे पास एक लैंग्वेज है एल के नाम से और उसमें हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं ए एंड बी। ये उसका हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसमें कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास कि इसमें वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए जिनके अंदर डबल ए आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या इस तरह के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी है और उसके ऊपर हमारे पास क्लीन स्टार है, तो इट मीन्स कि इसमें से एज मैनी करेक्टर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एट मिनिमम आप इसकी इटरेशन 0 करके कोई करेक्टर भी नहीं सिलेक्ट कर सकते या कोई इनपुट सिंबल नहीं सिलेक्ट कर सकते। मैं सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ से बी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो डबल ए है ये तो हर सूरत में हमारे पास आना ही आना है, और इसी तरह हम यहाँ से भी एज मैनी नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ से ए बी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सपोज किया कि इसको मैं 2 टाइम्स चलाता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो डबल ए है वो इस स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है ए बी क्या ये एक्सेप्ट हो रही है। देखें यहाँ पर ए तो 2 टाइम्स आ रहा है लेकिन ये डबल ए नहीं है। डबल ए मीन्स कंसेक्टिव ए। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। तो जब मैं इसको फर्स्ट टाइम चलाता हूँ ए प्लस बी और इसके ऊपर ये क्लीन स्टार, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी को दोबारा चला के मैं बी ले लेता हूँ। फिर इसी को दोबारा चला के ए हम सिलेक्ट करते हैं और फिर बी सिलेक्ट करते हैं। हम इसी आइट्रेशन के अंदर रह रहे हैं, मतलब यहाँ से हम आगे डबल ए तक तो पहुंच ही नहीं रहे। जब हम डबल ए तक नहीं पहुंच रहे तो इट मीन्स कि हमारी ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब यहाँ पे हमारे पास इसका एफ ए है। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमने स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करवाई है, क्या ये एफ ए भी इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग थी वो क्या थी, बी ट्रिपल ए बी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये स्टार्ट स्टेट है, यहाँ से हम पहले बी इनपुट लेते हैं तो ये हमारे पास ये आइट्रेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ए जो है वो 3 टाइम्स है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ए, उसके बाद ये सेकंड ए और फिर ये थर्ड ए। 3 टाइम्स हमारे पास ए आ गया और उसके बाद फिर हमारे पास इनपुट सिंबल कौन सा है या इनपुट अल्फाबेट कौन सा है, बी। तो वो बी हमारे पास, फिर दोबारा ये इटरेशन चलेगी तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। इसका मतलब है कि ये जो बी ट्रिपल ए बी है ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ए बी एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले करेक्टर से। हमारे पास पहला करेक्टर क्या है या इनपुट सिंबल ए, उसके बाद बी पे हम यहाँ पे आ गए, फिर हमारे पास ए है और दोबारा फोर्थ टाइम हमारे पास बी है। तो अब आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे ही रह रहे हैं। एक्सेप्ट होने के लिए जरूरी है कि स्ट्रिंग जो है आपकी फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट हो। ये स्ट्रिंग हमारे पास फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट नहीं हो रही, इसका मतलब है ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं इवन लैंग्वेज। इवन लैंग्वेज में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी इनपुट सिंबल्स होते हैं अगर तो वो स्ट्रिंग के अंदर आकर हो रहे हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर आ रहे हैं, तो उसमें उनकी जो अपीयरेंस है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं, 2, ए एंड बी। तो इसका मतलब है जब भी किसी स्ट्रिंग में
ए आएगा तो वो इवन टाइम्स आएगा, मतलब 0 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड अप टू सो ऑन। और ये केस जो है ये बी के साथ भी होगा। तो ये हमारे पास उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ। अब ये क्लीन स्टार है। क्लीन स्टार किसका है? इस तमाम चीज का, ये तमाम जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है इसका, ये यहां तक क्लीन स्टार है। इसके ऊपर हमने ये स्टेरिक लगाया है। अब स्टेरिक की अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो 0 कर दूं तो हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी जो है वो भी एक्सेप्ट हो रही है। और एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक इवन है। क्यों? उसके अंदर ए भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है और बी भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। क्यों? ए की भी अपीयरेंस जो है वो 0 टाइम्स है और बी की भी 0 टाइम्स है, और 0 जो है उसको इवन नंबर कंसिडर किया जाता है। तो अब ये तो हो गया जब आइट्रेशन हमारे पास क्लीन स्टार की 0 थी या उसकी वैल्यू 0 थी। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 1। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब हमारे पास ये तो एक चीज हो गई, ये एक हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन है, जबकि दरमियान में हमारे पास और ऑपरेटर है। इट मीन्स कि हम डबल ए या डबल बी या इस तमाम में से एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज डबल ए सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब चूंकि एक ही आइट्रेशन थी तो हमारे पास और तो कुछ नहीं आएगा। अब डबल ए जो है ये हमारे पास इवन है। मैं एक आइट्रेशन, अब मैं दोबारा इसको 1 टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ से डबल बी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डबल बी भी हमारे पास इवन है। अब डबल बी में देखें बी 2 टाइम्स आ रहा है, इवन है। ए 0 टाइम्स आ रहा है, इवन है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको 1 टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये वाला जो हमारा एक सब उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कह लें, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें हमारे पास ए बी प्लस बी ए, इनमें से कोई एक चीज सिलेक्ट होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ए बी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसमें हमारे पास डबल ए या डबल बी है, प्लस ऑपरेटर है ना। अब यहाँ से मैं डबल बी सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर दोबारा इधर से मैं ए बी और प्लस बी ए, इसमें से कोई एक मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं बी ए सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें तो ए जो है ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और बी भी हमारे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो इसको आप जितनी दफा भी एग्जीक्यूट करेंगे, चले मैंने 2 टाइम्स एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट टाइम मैंने इसी को सिलेक्ट किया, सेकंड टाइम फॉर एग्जांपल मैंने डबल ए को सिलेक्ट कर लिया, तो आगे यहाँ पे डबल ए आ गया। अब अगेन ये जो ए है ये भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर हो रहा है और बी भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर हो रहा है। तो ये हमारे पास ये जो आ रही है ये हमारे पास इवन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारा एफ ए है क्या ये भी इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं डबल ए की। अब डबल ए में हमारे पास क्या है, अच्छा एक चीज नोट करें, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। इट मीन्स कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी। डबल ए की बात करते हैं तो डबल ए में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस बात को फॉलो करेंगे नंबर 1, और नंबर 2 सेकंड आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और सेकंड ए को आप यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए दोबारा इस स्टेट पे आ जाएंगे, और ये हमारे पास फाइनल स्टेट भी है। तो इसका मतलब है कि जो डबल ए वाली स्ट्रिंग है हमारी वो एक्सेप्ट हो रही है। डबल बी की बात करें तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट आप यहाँ पे आएंगे 3 नंबर वाली स्टेट पे, और उसके बाद आप ये सेकंड पे आप इस ट्रांजिशन को फॉलो करते हुए दोबारा आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो ये तो हमारे पास हो गई डबल ए और डबल बी। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारी जो थर्ड स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये इस एफ से एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए है ये वाला, हम यहाँ पे आ गए। फिर हमारे पास क्या है, बी, बी से हम कहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आ गए इस बी से। फिर हमारे पास एक और बी है, हम यहाँ पहुंच गए। उसके बाद दोबारा बी आ गया, फिर ये अल्ट्रेशन चलेगी, अल्ट्रेशन मीन्स ट्रांजिशन, और उसके बाद फिर ये बी है, हम इस ट्रांजिशन के थ्रू स्टेट 2 पे आ गए। फिर हमारे पास 3 टाइम्स ए है, हम इधर आए, फिर ये वाला ए आ गया, हम दोबारा यहाँ पे आ गए, और इस फाइनल ए से हम इस स्टेट पे पहुंच गए। अब ये हमारी फाइनल स्टेट है, तो इट मीन्स कि ये वाली स्ट्रिंग जो है जो कि इस आर ई से एक्सेप्ट हो रही थी वो इस एफ ए से भी एक्सेप्ट हो रही है। इट मीन्स कि ये जो एफ ए हमारे पास ये इवन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हम इसके एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसमें हमारे पास 2 अल्फाबेट्स हैं ए एंड
बी। हमारे पास इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, कंटेनिंग डबल ए, यानी लैंग्वेज के अंदर वही स्ट्रिंग्स होनी चाहिए जिसके अंदर डबल ए आए। इसकी पहले हमने डीएफए वाली एग्जांपल भी देखी है। अब हम इसकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वाली एग्जांपल देखते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वही रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। हाँ, जो हमारे पास इसका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा, अब वो कैसे बनेगा, हमारे पास उसी तरह एक इनिशियल स्टेट आ गई, फिर हमने यहाँ से ए और बी, जब हम ए और बी इनपुट लेंगे तो हम इसी स्टेट के ऊपर ही पहुंचेंगे। फिर हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के मुतालिक कहा था कि इसमें एक इनपुट के अगेंस्ट मल्टीपल ट्रांजिशंस भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ए के अगेंस्ट एक ट्रांजिशन ये की है और एक ट्रांजिशन ये की है। फिर इसी तरह चूंकि हमने डबल ए एक्सेप्ट करना है तो दोबारा एक सेकंड ए एक्सेप्ट करवाते हुए हम फाइनल स्टेट तक गए हैं। और यहाँ पे फिर हमने ए और बी का लूप लगाया है ताकि हम इस क्लीन स्टार को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये जो क्लीन स्टार है ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस ए बी के थ्रू। तो अगेन हम देखते हैं कि हमारे पास बी ए और बी डबल ए बी, क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले इसको अरेज कर लेते हैं सबको। सबसे पहले हमारे पास बी आया तो ये इटरेशन चली, उसके बाद ए है। अब ए में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम इस इटरेशन को भी फॉलो कर सकते हैं और ये इस लूप को भी फॉलो कर सकते हैं। हम इस लूप को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम आ गए, बी हमारे पास आ गया, उस बी को भी हम इसी लूप के थ्रू ट्रेवर्स करते हैं। और फिर हमारे पास डबल ए है, एक ये ए हो गया और एक ये ए हो गया। और उसके बाद जो बी है हमारे पास वो इस लूप के थ्रू हम उसको ट्रेवर्स करते हैं और ये हम फाइनल स्टेट तक पहुंच गए हैं। एक चीज नोट करें कि आप इस तमाम स्ट्रिंग को इस लूप के थ्रू या इस ट्रांजिशन के थ्रू भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी क्योंकि इसका मिनिमम एक ट्रेवर्सल जो है वो फाइनल स्टेट के ऊपर एंड हो रहा है। नेक्स्ट हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास एक मेज गेम है। मेज गेम क्या होती है, अक्सर आप लोगों ने ये गेम खेली होगी जिसमें आपने एक पाथ फाइंड करना होता है किसी इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए। ये इसकी अगर आप कुछ शेप की बात करें तो नॉर्मली ये कुछ ऐसे होती है, ये इस तरह के आपके पास पाथ्स होते हैं, ये यहाँ तक। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ से फॉलो करें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पाथ पे आएंगे, यहाँ से आते हुए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ से आप आगे ब्लॉक हो गए, कहीं नहीं जा सकते। तो ये जो पाथ फाइंडिंग वाली गेम होती है ये हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास ये जो बॉक्सेस हैं जिनको हमने एल एम एन ओ और पी से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास ब्लॉक्स हैं। मतलब यहाँ पे जब आप इन बॉक्सेस के अंदर स्टेप इन कर जाएंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, आप आगे कहीं मूव नहीं कर सकते। मतलब आप इन बॉक्सेस में मूव तो कर सकते हैं, इनसे आगे कहीं मूव नहीं कर सकते। और बाकी जो बॉक्सेस हैं वहां पे आप उस बॉक्स के अंदर भी मूव कर सकते हैं और उसे आउट भी मूव कर सकते हैं। आप 1 से 2 में भी जा सकते हैं, 2 से अगेन 1 में भी जा सकते हैं। अब इस गेम में करना क्या है हमने, कि हमने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचना है और हमने एनालिसिस ये करना है कि मिनिमम कितने स्टेप्स में हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। अब उसमें क्या हमारे पास, ये इस बॉक्स से इस बॉक्स पर जंप करना, ये हमारे पास एक स्टेप है। इस तरह जब मैं 1 से 2 में पहुंचूंगा तो ये एक स्टेप हो गया, यानी इनिशियल स्टेट से स्टेट 2 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने स्टेप लेने पड़े, 2 स्टेप्स लेने पड़े। और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जो मूव करना है उसको हम किससे मॉडल करेंगे, एक ट्रांजिशन की मदद से। और जो हमारे पास ट्रांजिशन होती है वो हमेशा किसी अल्फाबेट के इनपुट करने पर होती है। तो हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो अल्फाबेट है वो क्या है, ए। जैसे ही हमारे पास एक अल्फाबेट ए जो है वो एज ए इनपुट आएगा तो हम एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में मूव कर जाएंगे, यानी ये एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ट्रांजिशन हो जाएगी। इसका ये भी मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स जितनी होंगी वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अब यहाँ पे हमने इसको एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से मॉडल किया है। इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक इनपुट के अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रही हैं, ठीक है। तो हमने देखना ये है कि मिनिमम कितने स्टेप्स में हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हैं। अब हमने ये एनालिसिस करना है। तो हमारे पास क्या है, ये स्टार्ट स्टेट है, वहां से जब हमने एक इनपुट लिया तो हम एक स्टेप यहाँ मूव कर गए बॉक्स 1 के अंदर।
तो ये हमारे पास ये स्टेप आ गया, ये ट्रांजिशन आ गई। यहाँ से जब हम 2 में मूव करेंगे तो हमारे पास ये ट्रांजिशन आ गई। मैं सपोज करता हूँ यहाँ से हम 3 में मूव करते हैं, तो इधर से हमने क्या किया, एक इनपुट लेके हम 3 में मूव कर गए। अब 3 से दोबारा हम क्या करते हैं, आगे तो ये ब्लॉक है, तो दोबारा हम 2 में आते हैं, फिर इनपुट ए लेकर हम दोबारा 2 में आ गए, और 2 से हम इनपुट लेके 5 में आ गए, और ये हमारे पास 5 वाली ट्रांजिशन आ गई। फिर 7 और 9 वाली ट्रांजिशन आई, तो हम क्या करते हैं, ये 7 और ये 9 वाली ट्रांजिशन, और यहाँ से हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए। तो ये तो एक पाथ हमने फॉलो किया है। हम 1 से 2 में आए, 2 से 3 में, 3 से दोबारा 2 में, और फिर हमने ये 5, 7, 9 और फिर फाइनल स्टेट, ये पाथ हमने फॉलो किया है। लेकिन इसमें हमारे पास कितने स्टेप हुए, 1, 2, 3, और ये जब हम वापस आए थे 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप्स हुए। हमने फाइंड आउट करना कि मिनिमम कितने स्टेप्स में हम फाइनल स्टेट तक पहुंचते हैं। तो वो हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास वो ये स्टेट होगी, 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो वो हमारे पास जो इनपुट उसकी क्या बनेगी, ये, यानी 6 स्टेप्स जो हैं वो मिनिमम स्टेप्स हैं जिनमें हम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं। और वो कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक गेम जो है उसका बिहेवियर, ना सिर्फ उसका बिहेवियर हमने मॉडल किया, बल्कि हमने उसका किसी हद तक एनालिसिस भी परफॉर्म किया कि मिनिमम कितने स्टेप्स में आप एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास एक वेंडिंग मशीन है। वेंडिंग मशीन आप जानते हैं कि हमारे पास ये वो मशीन होती हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्पेंस करती हैं। आप इनके अंदर जो जितनी भी मिनिमम अमाउंट किसी प्रोडक्ट की प्राइस होती है, वो प्राइस आप एंटर करते हैं और वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपको डिस्पेंस कर दी जाती है। अब हम उसी वेंडिंग मशीन की एक एग्जांपल देख रहे हैं। अब ये जो मशीन है ये हमारे पास क्या करती है, सोडा डिस्पेंस करती है, सोडा बॉटल्स, यानी कोई कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास। और ये जो करेंसी एक्सेप्ट करती है, जो अमाउंट एक्सेप्ट करती है, या दूसरे लफ्जों में ये जो टोकन एक्सेप्ट करती है, वो दो तरह की हैं, एक $1 के और $0.25 के। अब जो सोडा बॉटल्स हैं उनकी जो प्राइस है वो कितनी है, $1.25। इसका मतलब है कि मशीन उसी वक्त सोडा बॉटल डिस्पेंस करेगी जब मिनिमम उसके पास $1.25 रिसीव हो जाते हैं। जब इतनी अमाउंट हो जाएगी तो मशीन अलाउ करती है यूजर को कि वो अपनी मर्जी का फ्लेवर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। फिर हमारे पास क्या है, सेल्फ लूप है, रिप्रेजेंट्स इग्नोर्ड इनपुट। ये हम जब डायग्राम की बात करेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। इसका सिंपली मतलब ये है कि किसी भी स्टेट के ऊपर जब कोई सेल्फ लूप आ जाए, जैसे ये ए और बी के साथ है, तो इस इनपुट को इग्नोर किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब तक के $1.25 रिसीव नहीं हो जाते उस वक्त तक सोडा बॉटल जो है वो डिस्पेंस नहीं की जाएगी। और एक दफा $1.25 जो है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं, तो उसके बाद जितनी मर्जी अमाउंट यूजर एंटर करता रहे वो कंसिडर नहीं की जाएगी, मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब हम देखते हैं कि इस केस स्टडी को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से कैसे मॉडल किया जाता है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का आपको पता है कि 5 टपल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं, फिर हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं, इनिशियल स्टेट होती है और सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स कौन कौन से हैं, $0, $0.25, 0.50, 0.75, $1, 1.25, 1.50, 1.75 और $2। ये हमारे पास टोटल सेट ऑफ स्टेट्स हैं। इसका मतलब है कि मशीन जो है जब उसका हम DFA बनाएंगे तो इनमें से वो किसी स्टेट के अंदर मौजूद होगी। फिर हमारे पास जो इसके इनपुट सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, 0.25 और $1 और एक वर्ड है सिलेक्ट। 0.25 और $1, इसका क्या मतलब है कि यूजर जो टोकन एंटर करेगा या वो $0.25 एंटर कर सकता है या वो $1 एंटर कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल उसने 1.25 की मिनिमम अमाउंट जो है वो एंटर करनी है, तो एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि $0.25 जो है वो 5 टाइम्स एंटर करे, तो वो भी $1.25 बन जाएंगे, मिनिमम अमाउंट पूरी हो जाएगी और सोडा डिस्पेंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो $0.25 एंटर करे और उसके बाद $1 एंटर करे, अगेन 1.25 प्राइस जो है वो मीट होगी,
अगेन सोडा डिस्पेंस हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमने ये एक सिलेक्ट का सिंबल है, इसको भी इनपुट लिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब यूजर कोई अमाउंट एंटर करेगा, उसके बाद वो सिलेक्ट का बटन दबाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने $1.25 एंटर कर दिए, अब उसने सिलेक्ट का बटन दबाया ताकि जो मशीन है उसको सोडा डिस्पेंस करे। अब ये सिलेक्ट का जो बटन प्रेस करना है, ये बेसिकली यूजर की तरफ से इनपुट है। अब चूंकि ये यूजर की तरफ से इनपुट है, तो इसको भी हमने इनपुट अल्फाबेट के तौर पर लिया है। ट्रांजिशन फंक्शन है ये, इससे मुराद ट्रेडिशनल ट्रांजिशन फंक्शन है कि एक मशीन जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो उसकी ट्रांजिशन हो रही है। फिर हमारे पास जो स्टार्ट स्टेट है वो कौन सी है? $0, यानी इनिशियली मशीन के पास कोई अमाउंट नहीं है। और हमारे पास जो फाइनल स्टेट्स हैं वो मल्टीपल होंगी। मल्टीपल क्यों होंगी? क्योंकि यूजर मल्टीपल पाथ से जो फाइनल स्टेट्स तक पहुंच सकता है। और हमने एफ ए के अंदर डिफरेंट पाथ्स की अलग से फाइनल स्टेट्स बनाई हैं। मसलन एक फाइनल स्टेट जो है वो $0.25 5 टाइम्स एंटर करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और एक फाइनल स्टेट जो है वो आप 0.25 और $1 एंटर करके उस तक पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों को हमने अलग अलग मॉडल किया है। अब ये हमारे पास उसका DFA है। इसमें आप देखें कि ये जो ब्लू कलर में हमने स्टेट्स बनाई हैं, ये हमारे पास फाइनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो इनिशियल स्टेट है हमारे पास वो ये है, जिसको हमने 0 से मार्क की है। इसका मतलब है कि इनिशियली जो मशीन है हमारे पास उसके अंदर कोई टोकन नहीं है, उसकी इनिशियल स्टेट जो है वो $0 है। और ये जो सेल्फ लूप है इसको हमने क्या कहा था? इसको ये इग्नोर्ड इनपुट है। इसका क्या मतलब है कि जब मशीन इस स्टेट में है, यहाँ पे यूजर अगर सेलेक्ट का बटन प्रेस कर भी देता है तो इस इनपुट को इग्नोर किया जाए, और होना भी चाहिए क्योंकि यूजर ने अभी कोई अमाउंट एंटर नहीं की। अब मैं ये सपोज करता हूँ कि यूजर जो है वो $0.25 जो है वो 5 टाइम्स एंटर करता है, तो ये हमारे पास कितने बन गए? 1.25। तो अब जो सोडा है वो डिस्पेंस होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे वो हमारे पास इस इनपुट से मशीन फाइनल स्टेट में पहुंचती है या नहीं पहुंचती। तो 0.25 फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और इस बात के थ्रू हमारे पास फोर्थ टाइम, और यहाँ से 5 टाइम। तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट में हम आ गए हैं। अब यूजर यहाँ से इसके 1.25 हो चुके हैं। अब जितनी मर्जी और अमाउंट एंटर करता रहे, 0.25 करे, 1 करे, जितनी मर्जी अमाउंट एंटर करता रहे, ये चीज इग्नोर की जाएगी क्योंकि मिनिमम वो अमाउंट पूरी हो चुकी है, तो सोडा डिस्पेंस कर दिया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि यूजर जो है वो 0.25 एंटर करता है और फिर उसके बाद $1 एंटर करता है, तो क्या वो फाइनल स्टेट पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता? तो 0.25 से वो यहाँ पे आ गया और $1 से यहाँ पे आ गया। अगेन आप यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंच के यूजर जब सिलेक्ट करेगा तो क्या होगा? वो सोडा डिस्पेंस कर दिया जाएगा और मशीन आपकी दोबारा से इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगी। मैं सपोज करता हूँ कि यूजर ने क्या किया, $0.25 एंटर किया और सिलेक्ट का बटन दबा दिया। तो $0.25 से क्या हुआ? आप यहाँ पे आए और सिलेक्ट के बटन से मशीन कुछ नहीं करेगी क्योंकि सेल्फ लूप है। हमने इसको ऑलरेडी मॉडल इस तरह किया हुआ है कि सेल्फ लूप को इग्नोर किया जाए। तो $0.25 के बाद यूजर अगर सिलेक्ट का बटन दबाता भी है तो मशीन कुछ नहीं करेगी। इसी तरह इन बिटवीन जब तक कि वो अमाउंट पूरी नहीं हो जाती, यूजर जितना मर्जी सिलेक्ट का बटन प्रेस करता रहे, मशीन उस इनपुट को इग्नोर करेगी और जो बॉटल्स हैं वो डिस्पेंस नहीं की जाएंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह हमने एक रियल लाइफ एप्लीकेशन को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से मॉडल किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो किस चीज की है? पैकमैन गेम की। अब पैकमैन गेम में हमारे पास सबसे पहले तो कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। इसमें हमारे पास पैकमैन होता है जिसने पैलेट्स को कंज्यूम करना होता है, और घोस्ट होती हैं जिसको अवॉइड करना होता है इसने। फिर इसमें हमारे पास कुछ पावर पैलेट्स होती हैं। जब भी कोई पैकमैन किसी पावर पैलेट को कंज्यूम कर लेता है तो वो घोस्ट को भी कंज्यूम कर सकता है, यानी उसको भी ईट कर सकता है। अदरवाइज इसने घोस्ट से अवॉइड करना होता है। और जब भी कोई घोस्ट जो है वो पैकमैन ईट कर लेता है तो वो घोस्ट जो है उसको रीजनरेट कर दिया जाता है, और जो उसकी ओरिजिनल बेस है वहां पे रिटर्न कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो घोस्ट थी ये इस पॉइंट के ऊपर जनरेट हुई थी। अब पैकमैन ने फॉर एग्जाम्पल इसको कंज्यूम कर लिया तो ये दोबारा इस स्टेट के ऊपर इसको रीजनरेट करवाया जाएगा। अब ये हमारे पास उसका एफ ए है, DFA। इसमें हमारे पास घोस्ट जो है उसके क्या क्या बिहेवियर्स हैं। एक तो वो हमारे पास जो मेज टेबल है उसके ऊपर रैंडमली वो मूव कर रही होती है।
एक तो उसकी ये स्टेट होगी। दूसरा ये है कि उसने पैकमैन को चेज करना होता है जब वो उसकी लाइन ऑफ साइट के अंदर आ जाता है। फिर जब भी किसी पैकमैन ने कोई पावर पैलेट कंज्यूम कर लिया है तो अब घोस्ट क्या करेगी कि इसकी स्टेट क्या होगी कि ये उसको अवॉइड करेगी, उसके रास्ते में आने से उसके रास्ते में उसकी लाइन ऑफ साइट में नहीं आएगी। और फिर अगर किसी गोश्त को पैकमैन ने कंज्यूम कर लिया है, ईट कर लिया है, तो उसको वो सेंट्रल बेस पे रिटर्न होगी, यानी जहां से वो जनरेट हुई थी ओरिजिनली, और उसको रीजनरेट करवाया जाएगा। अब ये हमारे पास उसका एक सिंपल एफ है। इसकी स्टार्ट स्टेट क्या है हमारे पास कि कोई भी एक जो घोस्ट है हमारे पास वो टेबल के ऊपर रैंडमली वंडर कर रही है, रैंडमली मूव कर रही है। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो पैकमैन को स्पॉट करती है, यानी वो उसकी लाइन के अंदर आता है, तो वो पैकमैन को उसकी स्टेट क्या हो जाती है, वो पैकमैन को चेज कर रही होती है। अब ये उसकी स्टेट है कि एक घोस्ट थी, वो पहले रैंडमली मूव कर रही थी, पैकमैन उसकी लाइन ऑफ साइट के अंदर आया तो उसने उसको चेज करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ से अगर पैकमैन जो है उसने पावर पैलेट ईट कर लिया तो फिर इसकी स्टेट क्या होगी इस घोस्ट की, वो उसको अवॉइड करेगी, उसके रास्ते से हटने की कोशिश करेगी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, अब अगर पैकमैन की जो पैलेट है ये एक्सपायर हो जाती है तो ये दोबारा से जो घोस्ट है ये टेबल के ऊपर रैंडमली मूव करना शुरू कर देगी। और अगर ये इस स्टेट में जब ये अवॉइड कर रही है पैकमैन से, पैकमैन इसको कंज्यूम कर लेता है, तो फिर इसकी स्टेट क्या होगी, रिटर्न टू बेस, यानी ये अपनी ओरिजिनल स्टेट की तरफ आ जाएगी। और जैसे ही ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे या ओरिजिनल स्टेट पे पहुंचेगी तो इसको रीजनरेट करवाया जाएगा और ये दोबारा रैंडमली मूव करना शुरू कर देगी। फिर ये कि जैसे ये पैकमैन को चेज करती है तो पैकमैन जो है वो उसकी लाइन ऑफ साइट से हट जाता है, तो इसका मतलब है क्या है कि इसने पैकमैन को लूज कर दिया और ये दोबारा से अपनी जो इसकी स्टेट है उसके अंदर रैंडमली मूव करना शुरू कर देगी। तो ये तमाम केस स्टडीज आपको बताने का मकसद ये था कि किस तरीके से फॉर्मल मेथड्स को यूज करते हुए हम अपनी जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको मॉडल कर सकते हैं, उनकी स्टेट्स मॉडल कर सकते हैं, उनका बिहेवियर मॉडल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।